उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव से पहले यूपी बीजेपी में बहुत कुछ चल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने 10 सीटों को जीतने के लिए स्पेशल 16 तैयार की है, लेकिन उस स्पेशल 16 में योगी के दोनों डेप्यूटीज गायब हैं। मतलब ये कि योगी आदित्यनाथ ने जिन 16 मंत्रियों को उपचुनाव में जिताने की जिम्मेदारी सौंपी है, उसमें दोनों ही उप मुख्यमंत्री नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज वेल नहीं है? क्या 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए बीजेपी हाईकमान ने योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड दे दिया है? योगी आदित्यनाथ ने जो स्पेशल 16 तैयार की है, उसमें क्या क्या खास है, आज आपको एक एक इनसाइड स्टोरी बताऊंगी। आपको समझाऊंगी कि योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए क्या काट निकाली है। लेकिन सबसे पहले बात करूंगी उत्तर प्रदेश में आज जो योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग की है उस बारे में। एक बड़ी खबर इससे पहले आपको दे दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं यूपी बीजेपी अध्यक्ष। प्रधानमंत्री मोदी और भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात हुई है और तकरीबन 1 घंटे तक ये मुलाकात चली है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसी बात का अंदाजा आप लगाइए कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है और 1 घंटे तक ये मुलाकात चली है और इसमें चर्चा अध्यक्ष बदला जा सकता है, ऐसी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। मौजूदा अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है, ऐसे में अब उत्तर प्रदेश को एक नए अध्यक्ष की जरूरत है। ऐसे में यह मुलाकात देखी जा सकती है। 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, अभी हालांकि डेट नहीं आई है, लेकिन तैयारी तो बीजेपी कर ही रही है। साथ ही साथ बड़ी जानकारी ये भी कि कल जिस तरीके से मीटिंग हुई थी जेपी नड्डा के साथ, तकरीबन 1-1.25 घंटे तक ये मीटिंग चली थी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग। इसका मतलब क्या भूपेंद्र चौधरी की जगह दूसरे नेता को प्रदेश की कमान सौंपी जाएगी, अध्यक्ष पद की, यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जाएगी। इससे लेकर तमाम जानकारियां जैसे निकलकर सामने आएगी हम आपके सामने जरूर रखेंगे। उपचुनाव को लेकर बहरहाल मंथन चल रहा है। मंथन इस बात को लेकर हो रहा है कि वो 10 सीटें कैसे जीती जाएंगी, योगी आदित्यनाथ कैसे ये 10 सीटें जिता पाएंगे। लेकिन पहले बात इस मीटिंग को लेकर हमारी सहयोगी रुचि कुमार जुड़ गई है। रुचि, 1 घंटे तक भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या चर्चाएं निकल कर आ रही हैं, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? देखिए, बीजेपी में बहुत ज़्यादा यूपी को लेकर मंथन चल रहा है कि यूपी को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए वो बीजेपी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यूपी में इस तरह के नतीजे बीजेपी को देखने पड़ेंगे। तो पार्टी में नीचे से लेकर ऊपर तक ये कोशिश की जा रही है कि जो नुकसान लोकसभा चुनाव में हुआ है उसकी भरपाई कैसे की जाए। अब बड़ी चीज़ ये है कि 10 सीट्स पे बाय इलेक्शन होना है, तो पार्टी इस समय सबसे पहले उन 10 सीट्स को टारगेट कर रही है और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की जा रही है। जब जेपी नड्डा ने भी कल केशव प्रसाद मौर्य को बुलाया, भूपेंद्र चौधरी को बुलाया, तो उसमें ये बात हुई कि 10 सीटों को हमें हर हाल में जीतना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतनी है। अब सीट कैसे जीती जाए, जो ओबीसी वोटर है, गैर यादव ओबीसी वोटर जो बीजेपी के पास 2014 से था, वो जो खिसका है समाजवादी पार्टी की तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ, या जो दलित वोट खिसका है उसको वापस बीजेपी में कैसे लाया जाए, इसको लेकर मंथन चल रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि जो संगठन है यूपी में उसमें बदलाव होना है। अब ये बदलाव कब होगा, ये बाई इलेक्शंस के बाद होगा, बाई इलेक्शंस के पहले होगा, संगठन में बाकी लोग जो निष्क्रिय हैं या जो काम नहीं कर रहे हैं उनको हटाया जाना है, वो कैसे होगा, इन सब चीज़ों को लेकर चर्चा चल रही है लगातार। और उसी के तहत ये आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी मीटिंग है यूपी बीजेपी के अध्यक्ष की, तो जाहिर है ये सारे मुद्दे आएंगे कि बीजेपी को कैसे दुरुस्त किया जाए। तो इसमें अब आप देखिए, जो एक खबर ये भी है कि अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। रुचि, तो अगर भूपेंद्र चौधरी नहीं तो फिर उनकी जगह अध्यक्ष पद की कमान किससे दी जा सकती है? देखिए, चर्चा ये है कि जैसे ही नतीजे आए लोकसभा चुनाव के, तो जो भूपेंद्र चौधरी हैं वो दिल्ली गए, जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि ये जो नतीजे आए हैं हमारे लिए बहुत शर्मनाक हैं
और हम प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं उतनी ताकत नहीं दे पाए, उसमें हम नाकामयाब हो गए। उन्होंने अपना इस्तीफा भी ऑफर किया, लेकिन उनको उस समय रोक दिया गया था। लेकिन अगर आप भूपेंद्र चौधरी से बात करेंगी, पार्टी के लोगों से बात करेंगी, तो वो सभी कहते हैं कि नहीं, हमारी कमजोरी थी, हम यहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो हमारी जिम्मेदारी है, हमें हटना चाहिए। एक बड़ी जानकारी जो सोर्सेस के हवाले से आ रही है रुचि, जरा वो एक बार दर्शकों के सामने रख दूं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को कमान सौंपी जा सकती है, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य का अभी हाल के दिनों में 2 बार इस तरीके का बयान देना कि संगठन सरकार से बड़ा है, वो बार बार संगठन की बात कर रहे थे। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे थे कि क्या उनकी इच्छा है सरकार की बजाय संगठन में काम करने की, क्या वो संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या रुचि ये कहा जाए केशव प्रसाद मौर्य को नया बीजेपी अध्यक्ष बनाया जा सकता है? देखिए, अगर आप सोर्सेज की बात करेंगे मीनाक्षी, तो केशव प्रसाद मौर्य उससे भी बड़ा उसके ऊपर वो लगे हुए हैं पिछले 1 महीने से कि वो राष्ट्रीय पार्टी जो बीजेपी है उसमें संगठन में जगह चाहते हैं। और 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी, तो उस समय वो यहाँ बीजेपी के अध्यक्ष थे। उनकी अध्यक्षता में 2017 में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली थी। और उस समय ये चर्चा थी, केशव मौर्य को भी लग रहा था कि वो क्योंकि ओबीसी बड़े चेहरे हैं, ओबीसी वोट बीजेपी को मिला है, तो वो मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बने, तो तभी से ये था कि उनको एक बड़ी पोजीशन दी जाएगी। अब यूपी बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, ये कहा जा रहा है कि कोई दलित चेहरा सामने आ सकता है, किसी दलित को लाकर जो ये जातीय समीकरण यहाँ बिगड़ा है उत्तर प्रदेश में, उसको संभाला जा सकता है। तो अब किसको बीजेपी अध्यक्ष बनाएगी? आप भी जानते हैं कि बीजेपी से कोई खबर निकालना कि कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन हटेगा, ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो हम सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया रुचि पूरी जानकारी के लिए। आपका कयास है, अब सोर्सेज जो बता रहे हैं ये खबर कितनी पुख्ता साबित होती है वक्त बताएगा। लेकिन बात उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और ये खबर तो तय है, तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन रणनीति तैयार होनी शुरू हो चुकी है और इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं। आज यूपी में मीटिंग हुई, इस मीटिंग में ना केशव प्रसाद मौर्य थे, ना भूपेंद्र चौधरी थे। योगी आदित्यनाथ ने अपनी नई टीम बना ली है। योगी आदित्यनाथ के एजेंडे में वो सभी 10 सीटें हैं जहां उपचुनाव होने जा रहे हैं। तस्वीर जो आई है वो इस वक्त आपके सामने रख रही हूं। योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई और इस बैठक में लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर उन मंत्रियों ने हिस्सा लिया जिन्हें योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव जीतने की जिम्मेदारी सौंपी है। सुबह 11 बजे बैठक शुरू हुई और बैठक में सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने सीटवार प्रभारियों से मुलाकात की, यानी कि पहले जिस सीट के मंत्रियों का प्रभार जिन्हें सौंपा गया था उनसे मुलाकात की। जैसे अब करहल सीट की बात कर लें तो करहल सीट की जिम्मेदारी जयवीर सिंह और उपेंद्र उपाध्याय को दी गई है, अजीत पाल सिंह को सौंपी गई है। तो पहले इन 3 नेताओं से मुलाकात हुई, यानी सीटवार प्रभारी मंत्रियों के साथ मुलाकात हुई। प्रभारी मंत्रियों से हर सीट का हाल जाना, हर सीट पर जातिगत समीकरण क्या बैठ रहे हैं इस पर चर्चा हुई, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी है जहां पर जाट जाटव बहुलता में है, कहीं पर मुस्लिम बहुलता में है। फिर विपक्ष के संभावित उम्मीदवारों के नाम पर भी बातचीत हुई, इस पर भी चर्चा हुई। जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे जाएं या नहीं, मंथन इस स्तर पर भी हुआ है। मतलब ये कि योगी आदित्यनाथ ने पहले सीटवार मंत्रियों से मुलाकात की, फिर एक एक सीट का आकलन किया और फिर सभी 10 सीटों के प्रभारी मंत्रियों के साथ मीटिंग हुई। उपचुनाव जीतने की रणनीति बनी और फिर सभी प्रभारी मंत्रियों को चुनाव जीतने का टास्क दिया गया है। और जैसे कि हमारे संवाददाता लगातार ये जानकारी दे रहे हैं, 10 सीटें हैं, 10 में से टारगेट कम से कम 7 सीटों को हासिल करने का है। हालांकि 5 सीटें वो है जहां पर समाजवादी पार्टी मजबूत है। अब ये कैसे होगा, इसी के लिए तो ये सारा मंथन हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग के दौरान प्रभारी मंत्रियों की बात भी सुनी और इस दौरान प्रभारी मंत्रियों ने भी योगी आदित्यनाथ को विनिंग फॉर्मूला बताया। प्रभारी मंत्रियों ने सीएम योगी को एक साथ 2 बातें कही है। वो 2 बातें क्या है, आइए वो भी आपके सामने रखती हूँ। पहली बात तो ये है कि विधानसभा उपचुनाव में किसी भी सिफारिश वाले व्यक्ति को टिकट ना दिया जाए, यानी कि उस व्यक्ति को क्योंकि उसकी कोई पैरवी बड़ा व्यक्ति कर रहा है इसलिए उसको टिकट दे दी जाए, तो ऐसा नहीं होगा।
जो कैंडिडेट जिताऊ होगा उसी कैंडिडेट को तवज्जो दी जाएगी, ईमानदार और जिताऊ प्रत्याशी का ही चयन हो। ये दो फीडबैक जो प्रभारी मंत्री हैं उनकी तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया गया। कहा जाता है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और ठीक वैसा ही उत्तर प्रदेश में इन दिनों बीजेपी में देखने को मिल रहा है। यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने खराब प्रदर्शन किया था, लेकिन अब 10 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी ने आज जिन मंत्रियों के साथ बैठक की उसमें उन्होंने जीत का मंत्र दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि चुनाव जीतने के लिए प्रभारी मंत्रियों को क्या करना होगा। वो मंत्र क्या है वो आपके सामने रखते हैं। सीएम योगी ने प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया कि हफ्ते में 2 दिन उन्हें उसी विधानसभा क्षेत्र में रात्रि विश्राम करना होगा। इसका मतलब ये कि अगर आप किसी बूथ को मजबूत करने के लिए निकलते हैं तो आपको वहां पर रहकर इसे करना होगा। लोगों से अपना संपर्क लगातार स्थापित रखना होगा, कार्यकर्ताओं से संवाद करना होगा। ऐसा उन्होंने चुनाव तक करने के लिए निर्देश दे दिया है। साथ ही उन्होंने प्रभारी मंत्रियों से यह भी कहा कि कार्यकर्ताओं से लगातार आप बात करें, उनकी समस्याओं को समझें, उनकी पीड़ाओं को समझें। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सबसे ज्यादा फोकस बूथ मजबूत करने पर होगा और ऐसी ही परिस्थिति में चुनाव जीता जा सकता है। एक बड़ी बात जो यहाँ नीचे हम लगातार आपको हाईलाइट करके बता रहे हैं, मुस्लिम बहुल सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारने तक की चर्चा हुई है। अब ये होगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, और इसका फायदा भी मिलेगा या नहीं, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि हमने लगातार राजधर्म में ही आपको ये आंकड़े भी बताए हैं कि एक बड़ी संख्या में एक बड़ा चंक जो है वो सीधे सीधे एक मुश्त इंडिया ब्लॉक को वोट कर चुका है, सपा को वोट कर चुका है। इसलिए मुस्लिम कैंडिडेट उतारने के बाद भी बीजेपी को फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये प्रश्न चिन्ह है। खैर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बैठक बुलाई थी उसमें उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी शामिल थे। दयाशंकर सिंह को 2 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें कटेरी और फूलपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 10 सीटों पर उपचुनाव है और बीजेपी ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी। हालांकि अभी डेट्स का ऐलान नहीं हुआ है। मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन प्रभारी मंत्रियों की मीटिंग ली। दयाशंकर सिंह जी हैं परिवहन मंत्री, ये भी इस मीटिंग में शामिल थे। ये जो मीटिंग है इसमें क्या किस तरह से कहा गया कि इन सीटों को जीतना है, इसके लिए क्या बात बताएं? नहीं, केवल ये चुनाव के लिए ही नहीं मीटिंग थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिपरिषद के कुछ मंत्रियों को बुलाए थे, तो उसमें और भी मैंने विभागीय चर्चाएं और सब चीज़ थी। चुनाव की भी एक चर्चा उसमें था। तो चुनाव में 10 जो उपचुनाव होने वाले जो है वहाँ पर सभी मंत्रियों को कहीं 2 मंत्री कहीं 4 मंत्री ऐसे लगाए हुए हैं। मैंने कि वहाँ के विशेष जा कर के देखें वहाँ की क्या आवश्यकता है या और क्षेत्र में कैसे हो सकता है। अभी तो चुनाव में टाइम है, लेकिन मैंने वहाँ पर हम लोग देखना है। तो जैसे आप लोग इलाके से होके भी आए हैं, अपनी रिपोर्ट आपने दी होगी, तो क्या बताया ज़्यादातर मंत्रियों ने कि अगर जीत हासिल करना है तो क्या करना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उस तरह के नतीजे नहीं आए जैसा बीजेपी उम्मीद कर रही है? देखिए, लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव दोनों अलग अलग है। और लोकसभा में जो एक तरफ भ्रम फैलाया गया आरक्षण का और संविधान का, तो ये उसके बाद खटाखट लाखों रुपया पहुंचेगा, इतना होगा, ये सब चीज़ें। लेकिन अब ये सच्चाई सामने है जनता के सामने, इसलिए विधानसभा हम लोग जीतेंगे और 10 को 10 जीतेंगे। तो क्या जैसे ये कहा गया कि मंत्री रात्रि विश्राम करें वहाँ पे 2 दिन? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने वहाँ के जाके परिस्थितियों को देखना है और मैंने हम लोग को चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने के लिए जो भी आवश्यक कार्य है वहाँ पर करना है। इधर हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी में कुछ गुटबाजी सामने आ रही, बहुत तरह के बयान आ रहे हैं, नाराजगी सामने आ रही कि शिव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन पहले है, सरकार बाद में है। तो इससे क्या लग रहा है, इससे कुछ नुकसान आप देख रहे हैं पार्टी का? नहीं, इसमें कोई बुराई क्या है। संगठन के ही लोग सरकार में हैं और सरकार के लोग संगठन में जाते हैं। भाजपा में तो यही होता रहा है। अभी देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे माननीय नड्डा जी, वो मंत्री हो गए। और पहले भी आप देखिए कि बहुत सारे मंत्री हैं जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं, और जो वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं
वही मंत्री बनते हैं, जो मंत्री होते हैं वही जाकर के पदाधिकारी बन जाते हैं। तो दोनों में कोई विशेष नहीं है, जो सरकार में है वो संगठन में है, जो संगठन में है वो सरकार में। दोनों मिलकर के जिस तरह से रेल की पटरी है और रेल की पटरियों के दोनों का महत्व है। ट्रेन तभी तेजी से दौड़ती है कि जब दोनों का सहयोग होता है। तो सरकार का भी उतना ही सहयोग है, संगठन का, दोनों एक साथ काम करें। लेकिन ये जिस तरह के बयान आ रहे हैं उसका कोई नुकसान दिख रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, सभी कार्यकर्ता जानते हैं सब चीज़ों को और सब कार्यकर्ता, हम लोगों में यहाँ लोकतंत्र है, हम लोग के आंतरिक लोकतंत्र है, दूसरे दलों में नहीं है। दूसरे दलों में मान लीजिए कि भाई एक नेता स्थापित है, उसके परिवार के ही लोग आने वाले दिनों में नेता बनेंगे, तो इसलिए वहाँ पर कोई इस तरह का विवाद नहीं है। हमारे यहाँ हर व्यक्ति नेता है। एक सामान्य कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देखता है, एक सामान्य कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है, मुख्यमंत्री बनने का सपना देखता है। तो और दलों से हमारे दलों की तुलना नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी 10 सीटों के लिए अलग अलग प्रभारी मंत्री और प्रभारी बनाए हैं। प्रभारी मंत्री में कैबिनेट मंत्री को रखा गया है और प्रभारी में राज्य मंत्री को रखा गया है। मीरापुर सीट के लिए अनिल कुमार को प्रभारी मंत्री बनाया गया है, तो वहीं सुमेंद्र तोमर और केपी मलिक को प्रभारी मंत्री बनाया गया है। कुंदर की सीट के लिए धर्मपाल सिंह को प्रभारी मंत्री बनाया गया है, तो वहीं जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी और गुलाब देवी को प्रभारी मंत्री बनाया गया है। ये नाम आपके सामने है। इसके अलावा गाजियाबाद को जिताने की जिम्मेदारी सुनील शर्मा पर है, उन्हें सौंपी गई है, जबकि ब्रिजेश सिंह और कपिल देव अग्रवाल को प्रभारी यहां का बनाया गया है। इसी तरह खैर एक सुरक्षित सीट है, इसके लिए लक्ष्मी नारायण चौधरी को प्रभारी मंत्री और संदीप सिंह को प्रभारी बनाया गया है। करहल सीट के लिए जयवीर सिंह और योगेंद्र उपाध्याय को प्रभारी मंत्री बनाया गया है, साथ ही अजीतपाल सिंह को प्रभारी बनाया गया है। सीसामऊ सीट की जिम्मेदारी सुरेश खन्ना और नितिन अग्रवाल को सौंपी गई है। फूलपुर सीट की बात कर ले, जिसकी जिम्मेदारी राकेश सचान और दयाशंकर सिंह के पास है। इसी तरह मिल्कीपुर की जिम्मेदारी प्रताप शाही, मयंकेश्वर सिंह, गिरीश यादव और सतीश शर्मा को सौंपी गई है। कचहरी की जिम्मेदारी स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद और साथ ही दयाशंकर सिंह, जिन्हें आप अभी अभी सुन रहे थे, उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएम योगी ने 10 सीटों के लिए कुल 16 मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। इस दौरान मंत्रियों के कास्ट फैक्टर को भी ध्यान में रखा गया है। जिन सीटों पर चुनाव होने हैं वहां के जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। अब मीरापुर सीट की बात कर लें, जहां पर यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार को प्रभारी बनाया गया है। अनिल कुमार जो कि दलित समाज से आते हैं, इस सीट पर 2 राज्य मंत्री भी प्रभारी बनाए गए हैं। इसमें सुमेंद्र तोमर जो कि राजपूत समाज से आते हैं और केपी मलिक जो कि जाट समाज से आते हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह कुंदर की सीट की बात कर लें, धर्मपाल सिंह जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, प्रभारी कैबिनेट मंत्री हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। जाति से लोध समाज से आते हैं और इस सीट पर 3 राज्य मंत्रियों को भी प्रभारी बनाया गया है। जरा इसको यहीं पर रोक दें। कुंदरकी से धर्मपाल सिंह लोधी समाज से आते हैं, उन्हें प्रभारी कैबिनेट मंत्री, और राजपूत समाज से आने वाले जेपीएस राठौर, माली समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले जसवंत सैनी और गुलाब देवी जो कि दलित समाज से आती हैं, उन्हें प्रभारी राज्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। गाजियाबाद सुनील शर्मा ब्राह्मण चेहरे हैं, इन्हें प्रभारी कैबिनेट मंत्री, ब्रिजेश सिंह राजपूत समाज से और कपिल देव अग्रवाल वैश्य समाज से प्रभारी राज्य मंत्री के तौर पर इन्हें इस सीट पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर का कहना यह है कि संगठन ही राज्य में सरकार बनाता है, संगठन से बड़ी है सरकार। राजभर ने कहा कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की छवि बहुत बदली है। अरुण जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा कि मौजूदा जो स्थिति चल रही है, कई सारे लोग उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। केशव मौर्य ने बड़ा बयान दिया कि संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है, आप लोग का क्या ओपिनियन है इस पर? देखिए, उन्होंने तो यह बात जो कहा है, सरकार की भूमिका अपनी होती है और संगठन की भूमिका अपनी होती है। संगठन ही सरकार बनाता है, तो संगठन अगर सरकार बनाता है तो संगठन ही सबसे बड़ा है। और संगठन में हर एक कार्यकर्ता तन मन धन पूरी ताकत लगा करके सरकार बनाने में अपनी भूमिका अदा करता है। और जब सरकार बन जाता है तो जनता की समस्याओं के निदान करने के लिए काम शुरू हो जाता है। पहले 2017 से पहले जो छवि थी उत्तर प्रदेश की और 2017 के बाद से जो छवि है, उसमें जमीन और आसमान का फर्क दिख रहा है। जो संगठन वाली बात हुई, जिसको कहने की इस समय जरूरत पड़ी, लोग टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं।
काफी दिनों से केशव जी बोले नहीं थे, जब बोला उन्होंने तो इस तरीके की बात बोली, उसको उन्होंने आज ट्वीट भी किया। आप हंस भी रहे हैं इस बात को सुनने के दौरान, तो इसके क्या मायने हैं? देखिए सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी भी इस बात को मानती है कि संगठन अगर मजबूत रहेगा तो सरकार बनाने में बहुत मजबूती भूमिका मिलेगी। और हमारी भी पार्टी लगातार पूरे 75 जिलों में सदस्यता अभियान बड़े पैमाने पर चला रही। पूर्व में हम 2024 लोकसभा चुनाव में अगर हम पराजित हुए हैं तो किस वजह से पराजित हुए हैं, इसकी भी समीक्षा हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार कर रहे हैं। जो वोट, जो मतदाता हमसे दूर गया है, इन विपक्षियों के भ्रम की वजह से, छल के वजह से या झूठ प्रचार करने की वजह से उनको हम सत्य चीजों को बता करके अपने साथ पाले में खड़ा कर रहे हैं। ये बड़ा पैमाना है कि उत्तर प्रदेश में ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री क्यों बदले जाएंगे या तमाम डिप्टी सीएम है ये मुख्यमंत्री ये सिर्फ विरोधियों के द्वारा प्रचार की जा रही है। और मुझे लगता है कि ये सत्ता पाने के लिए प्रचार किए जा रहे हैं। फिर राजभर जी भी दिल्ली जाते हैं, आप लोग भी साथ रहते हैं, अमित शाह जी के साथ मुलाकात होती है, जेपी नड्डा जी के साथ मुलाकात होती है, केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात होती है। ये सवाल कहाँ से आ जाता है कि मुख्यमंत्री को बदलने की बात कही जा रही है? ये सब चर्चा कहाँ से शुरू हो जाती है आखिर? देखिए, एक बार आपको याद होगा, ये विपक्षियों ने एक बार चर्चा किया था कि सदन में 200 विधायक धरने में बैठे, विरोध किया और मुख्यमंत्री बदले जाएं। ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाए जाते, भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है कि उत्तर प्रदेश में कुछ ठीक नहीं चल रहा। मुझे ऐसा लगता है। आपके हिसाब से ठीक चल रहा है कि नहीं? आप तो सहयोगी हैं सबसे खास। उत्तर प्रदेश में सब कुछ अच्छा चल रहा है। कुछ ऐसे विरोधी दल के विचारधारा के अधिकारी कर्मचारी हैं जो अपने आदत से बाज नहीं आ रहे। उनके अंदर सरकार प्रयास कर रही है कि वो लोग भी सुधरें और जनता की सुनवाई करें और जनता की समस्या का निदान करें। और हमारी प्राथमिकता है। अधिकारी आप लोगों की बात भी नहीं सुनते हैं? बिल्कुल सुनते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे अधिकारी, हमने कुछ ऐसे अधिकारी कहा है, हमने संपूर्ण अधिकारी की बात नहीं किया। कुछ ऐसे हैं जो तहसील स्तर के हैं, ब्लॉक स्तर के हैं और थाने स्तर के हैं। ये गरीबों की फरियाद सुनने की बजाय इनको थोड़ा सा नजरअंदाज कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें से 5 सीटें वो हैं जिन पर विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी, जबकि 3 पर बीजेपी और 1 पर निषाद पार्टी के साथ ही 1 सीट आरएलडी के खाते में गई थी। आरएलडी उस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ थी, लेकिन अब वो एनडीए का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी की जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से है करहल, जो कि खुद अखिलेश यादव यहां से जीते थे। उनके कन्नौज से जीत जाने के बाद ये सीट खाली हो गई है। मिल्कीपुर की बात कर ले, जहां से अवधेश पासी चुनाव जीते थे, अब वो फैजाबाद से सांसद हो गए हैं। कटेरी, कुंदरकी और सीसामऊ, ये 3 सीटें। और इसके अलावा अब बात कर ले बीजेपी की 3 सीटों की, जिसमें एक खैर है, एक गाजियाबाद है और एक फूलपुर है। खैर, गाजियाबाद और फूलपुर, इन 3 सीटों पर बीजेपी ने विजय पताका लहराई थी। इसके अलावा निषाद पार्टी के पास बजवा सीट और आरएलडी मीरापुर सीट जीती थी। आरएलडी उस वक्त जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ एनडीए ब्लॉक का हिस्सा हो गए हैं। विधानसभा की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से फूलपुर और गाजियाबाद सीट पर बीजेपी को जीत दर्ज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इनके अलावा जो 8 सीटें बाकी रहती हैं उस पर योगी आदित्यनाथ को खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। इनमें है करहल की सीट, जहां से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की। यहां पर यादव और शाह के वोटर्स बड़ी संख्या में हैं। डिसाइडिंग फैक्टर इस क्षेत्र में दिखाई देते हैं। मिल्कीपुर, जहां से अवधेश पासी ने ये सीट छोड़ी, यहां पर भी 80,000 यादव वोटर्स हैं। यहां पर इनकी बहुलता एक बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए। कटेहरी सीट, जो कि सुरक्षित सीट कही जाती है, 68,000 से ज्यादा दलित वोटर्स यहां पर हैं। और जिस तरीके का लोकसभा चुनावों का नतीजा आया, ये नतीजा बता रहा है कि ओबीसी वोट, दलित वोट भी काफी हद तक बीजेपी से छिटका है। अब हम परंपरागत रूप से जिन वोट बैंक की बात कर रहे हैं, अब मुस्लिम बहुल सीट कुंदरकी की बात कर लें। मुस्लिम बहुल सीट है, जाहिर है एक बड़ा चंक जो है वोट का वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के हिस्से में जाता हुआ फिलहाल दिखाई देता है। बड़ी खबर आपको बता दें, जेपी नड्डा से मिलने के बाद केशव प्रसाद मौर्य का पहला रिएक्शन आ चुका है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी सरकार देश और प्रदेश दोनों जगह पर मजबूत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी 2027 में फिर जीतेगी, 2017 की तरह विजय पताका लहराएगी। जो उन्होंने एक्सपोस्ट पर एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला है वो मैं आपके सामने पढ़ दूं।
सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी, भाजपा की देश और प्रदेश दोनों में सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। उत्तर प्रदेश में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 को दोहराएगी। ये एक रिएक्शन केशव प्रसाद मौर्य का तब आया है जब लगातार अखिलेश यादव बीजेपी को लेकर, संगठन को लेकर, सरकार को लेकर हमलावर हैं। आज ही अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वहां पर कुर्सी की लड़ाई चल रही है और यहां पर सरकार काम नहीं कर रही है, कमजोर हो गई है सरकार, इकबाल नहीं रहा सरकार का। आप जितने एक बार अगर टाइमलाइन पर जाकर, सोशल मीडिया एक्सपोज की टाइमलाइन जाकर आप देखिएगा, अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर गुटबाजी का आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार और संगठन के बीच में कोई तालमेल रह नहीं गया है। लेकिन आज केशव प्रसाद मौर्य का ये रिएक्शन आप सीधे सीधे अखिलेश यादव को लेकर, सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी, भाजपा के देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। और समाजवादी पार्टी का ये पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जिसके भरोसे समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया इस लोकसभा चुनाव में, उसे केशव प्रसाद मौर्य धोखा बता रहे हैं। वैसे तो जिन 10 सीटें जिन पर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से 5 सीट समाजवादी पार्टी के पास है, लेकिन 5 सीट वो हैं जो एनडीए के पास हैं। लेकिन अगर हालिया लोकसभा चुनाव को आप देखेंगे तो उसका डेटा आपको एनालाइज करने पर कुछ चौंकाने वाले पैटर्न और फैक्टर्स दिखाई देंगे। लोकसभा चुनाव में 10 में से 7 सीटों पर इंडिया अलायंस को बढ़त मिली थी, जबकि 3 सीटों पर ही एनडीए को बढ़त मिली थी। समाजवादी पार्टी को जिस सीट पर लीड मिल रही थी उसमें फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट है, जहां अखिलेश यादव की पार्टी को 7,733 की ही लीड मिली। वहीं मैनपुरी की करहल सीट को आप देखिए तो ये करहल सीट पर ये फासला बड़ा है। बढ़त कितनी थी? 17,072 वोट की लीड मिली थी। अब जरा वोटों की गिनती को अगर आप अंबेडकर नगर में देखिएगा, कटेरी सीट पर देखिएगा, तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर जो लीड मिली वो देखिए, मैनपुरी की ये करहल सीट 17,072 वोट की लीड। अब अंबेडकर नगर आइए, कटेरी सीट पर, यहां पर भी उतनी ही वोट की लीड दिखाई दे रही है। संभल की कुंदर की सीट आप देखिए, 57,540 वोट की लीड यहां पर दिखाई दी। अलीगढ़ की खैर सीट को आप देखिए, समाजवादी पार्टी को यहां पर छोटी लीड मिली। देखो 2022 में यहां से बीजेपी चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार यहाँ पे जो लीड रही है वो मात्र 1,491 वोट की ही रही। अब ये सोचने वाली बात है कि जिन 2 सीटों को आसान बता रहे हैं और जिसमें एक गाजियाबाद की सीट है और एक खैर की सीट है, यहाँ पर अगर बीजेपी जीती भी तो लीड जो थी वो मात्र 1,491 वोट की थी। अब बिजनौर की मीरापुर सीट की आप बात कर ले, जहां से 2022 में आरएलडी जीती थी, मात्र 991 वोट की लीड थी। यहाँ तो 1,000 का आंकड़ा भी पूरा नहीं हो रहा है, यानी कि चुनौती इन 2 सीटों पर भी इतनी आसान ये कॉन्टेस्ट नहीं होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 6 सीट पर लीड मिली थी, तो वहीं बीजेपी को 2 सीटों पर, अपना दल और कांग्रेस को 1-1 सीट पर लीड मिली थी। अब ये लीड कितनी थी वो भी आपको बता दें। गाजियाबाद लोकसभा सीट के गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें, जहां पर बीजेपी को 73,905 यानी 73,905 वोट की लीड मिली। अब फूलपुर की बात कर लें, फूलपुर लोकसभा सीट के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को 29,705 वोट की बढ़त मिली। मिर्जापुर की मझुआ विधानसभा सीट जो कि अनुप्रिया पटेल की लोकसभा सीट है, मझुआ में आप देखिए अपना दल को मात्र 1,762 वोट की लीड मिली। अगर आप इन 2 सीटों के कंपैरिजन में आप इस सीट की बढ़त आप देखिएगा तो काफी कम नजर आएगी। एक और क्षेत्र कानपुर की सीसामऊ सीट, जहां कांग्रेस को 26,475 वोट की लीड मिली। अब उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद भी सीएम योगी की बैठक में शामिल थे।
लोकसभा चुनाव में परिणाम को लेकर संजय निषाद ने कहा कि विपक्ष ने भ्रम फैलाने की कोशिश की और विपक्ष के भ्रम फैलाने की वजह से ही चुनाव में रिजल्ट पहले जैसा नहीं रहा। संजय निषाद ने कहा कि निषाद पार्टी का वोट बैंक बीजेपी के साथ है। लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों की मीटिंग बुलाई जो बाई इलेक्शंस होने 10 सीट पर, उस पर बात हुई। हमारे साथ संजय निषाद जी हैं जो इस मीटिंग में शामिल थे। क्या हुआ पहले तो ये बताइए। अरे मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों का अभिभावक हैं, मार्गदर्शक हैं, दिशा निर्देश लेते हैं, चर्चा होती है विकास पर, अपने क्षेत्र के मुद्दों पर चर्चा हुई है और आगामी जो जैसे हम लोग आजमगढ़ और रामपुर जीते वैसे जीतेंगे, रणनीति बनाई गई और उसमें जो जिम्मेदारी दी गई थी वहाँ की जिम्मेदारी क्या क्या हम लोग वहाँ हैं सब कुछ मुख्यमंत्री को बता दिया गया। जैसे ये जो 10 सीट जहाँ बाई इलेक्शन होने हैं, आप लोग वहाँ पे गए, आप भी जैसे सीसामऊ के प्रभारी थे, तो आप लोगों ने अपनी रिपोर्ट दी होगी वहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। क्या अलग अलग सीटवार उन्होंने चर्चा की, कैसे मीटिंग की? जिम्मेदारी अलग अलग है, हर सीटों का भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, जातीय समीकरण अलग अलग है, उस पर चर्चा हो गई है और आगे भी हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। तो क्या निकला मोटे तौर पे कि ये जो 10 सीट हैं जिसमें 5 समाजवादी पार्टी ने पिछली बार जीती थी, ये इन पे कैसे चुनाव लड़ा जाए? सारे लोगों ने जो बताया बता दिया ना, जिस तरीके पिछली बार हम लोगों ने आजमगढ़ रामपुर जीता था वैसे ये 10 सीट हम लोग जीतेंगे। तो पिछली बार से तो अब हालात बदल गए। जब आपने पिछली बार बाई इलेक्शन में गए थे तब बड़ी जीत हासिल हुई थी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में, बाकी सारे इलेक्शंस बीजेपी जीतती हुई आ रही थी। इस बार स्थितियां फर्क हैं, लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वैसा परफॉर्म नहीं किया जैसी उम्मीद की जा रही थी। नहीं, बीजेपी परफॉर्म तो ठीक थी, लेकिन ये उम्मीद नहीं था कि कोई आदमी एक लंबे झूठ का कार्ड मतलब फेंक कर उसको वोट को ध्रुवीकरण करा लेगा, भ्रमित कर लेगा। एक तो मुसलमानों में भय पैदा करना, दूसरा दलितों के अंदर आरक्षण का और संविधान का डर दिखाना। तो जब भय आप किसी के अंदर झूठ बोल के करेंगे, मोदी का और अमित शाह जी का वीडियो एडिट करके चलाना, तो ये सब चीज़ों पर था और उसके वजह से गया है। और हम लोग तब भी ठीक थे, आज भी ठीक है, लेकिन वो कुछ वोट अपना ध्रुवीकरण करा लिया, इसके वजह से हार हुई है। चिंतन होगा, आगे झूठ का कार्ड एक ही बार चलता, आगे दोबारा नहीं चलता है। इस बार हम लोग जीतेंगे। तो कैंडिडेट्स को लेकर आपने कुछ कहा कि किस तरह के कैंडिडेट्स हो, कैसी छवि हो, जातीय समीकरण कैसा? एक तो उदाहरण हमारा ना 15 सीटें हमने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, 11 हारी हुई ली थी और उसमें से 11 मतलब 9 जीत के दिखाया और जो 3 हारे भी थे बहुत कम वोटों से हमने हारा था। तो निश्चित रूप से हम लोग जब मिल के तय करते हैं प्रत्याशी तो जीत सुनिश्चित हो जाती है। तो 10 सीटों में आपका क्या कहना, कितनी सीट आप मांग रहे हैं? नहीं, मांग नहीं, हम लोग तो परंपरा रही है कि जिस दल का जो सीट होता है वो लड़ता है, लेकिन हम लोग जो प्रत्याशी होता है मिलजुल के तय करते हैं। लेकिन बीजेपी के जो कुछ आला नेता हैं उन्होंने अभी हमसे कहा कि सारी 10 सीटों पे बीजेपी लड़ रही है, अलायंस को नहीं देगी। अब वो किसी का बयान हो सकता है, उसका जवाब किन परिस्थितियों में कहा। और तो अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी का जो परंपरा रही यही रही है और ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा अचीवमेंट हो गया हो तो कोई निर्णय अलग हो। आज के दिन में निषाद का वोट है, निषाद पार्टी के साथ है और निषाद पार्टी के साथ रहने पर बेहतर परिणाम आए हैं 2022 में और 2024 में निषादों का वोट अभी भी साथ रहा है, क्योंकि उनका तो आरक्षण रहा नहीं, वो कहाँ डर के जाएंगे। जो आरक्षण का लाभ लेते रहे वो जातियां डरी हैं, वो उधर चली गई। निषाद तब भी एनडीए के साथ थे, आज भी। अब सवाल ये है कि विधानसभा उपचुनाव में योगी के लिए ये लक्ष्य साधना कितना महत्वपूर्ण है। इस उपचुनाव का रिजल्ट योगी के परफॉर्मेंस का आकलन कैसे करेगा वो आपको बता देती हूं। अगर उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ सभी 10 की 10 सीटें जीत जाते हैं तो ये योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पार्टी में उनका जलवा कायम रहेगा, उनका कद और ऊंचा होगा। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ 8 या 9 सीट जीत जाते हैं तब भी ऐसी कोई चिंता की बात नहीं, तब भी कोई खतरा नहीं, उनकी इमेज पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इमेज बेहतर ही कहलाई जाएगी, क्योंकि ये उपचुनाव इतना आसान नहीं होने जा रहा है, ये कंपटीशन टफ है। लेकिन अगर इससे कम सीटें आती हैं या 5 सीटें जो पिछली बार जीती थी अगर उसमें भी रिटेन नहीं हो पाता है तो ऐसी परिस्थिति में उनकी इमेज को एक बड़ा डेंट लग सकता है। ये उपचुनाव अगर जीत जाते हैं योगी आदित्यनाथ तो ये आपके सामने है इम्पैक्ट वैल्यू।
एक तरफ लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में भी बैठकों का दौर जारी है। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। इससे पहले कल दिल्ली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की और ये दोनों ही मुलाकातें अलग अलग हुई हैं। देखिए, एक ये तस्वीर आप देखिए, जेपी नड्डा की मुलाकात केशव प्रसाद मौर्य से जब हो रही थी तब भूपेंद्र चौधरी भी वहीं पर मौजूद थे और अब ये 1-to-1 मुलाकात की तस्वीरें हैं। और इसी मुलाकात के बाद आज का वो पोस्ट हमने आपको दिखाया जिसमें केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव को बताते हुए कि सरकार भी हमारी है, संगठन भी हमारा है। वही केशव प्रसाद मौर्य जो कल तक ये कह रहे थे कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, एक इशारा देने की कोशिश कर रहे थे, अब थोड़े से मिजाज अलग हैं और सीधा वार कर रहे हैं वो अखिलेश यादव पर। खैर, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कल रात करीब 8 बजे जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंचे उनके आवास। दोनों नेताओं के बीच करीब 60 मिनट तक यानी कि 1 घंटे तक मुलाकात चली और इसके बाद रात 9:30 बजे भूपेंद्र चौधरी जो यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी मुलाकात हुई जेपी नड्डा से। 1.25 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई। अब जो बड़ी बातें इस मीटिंग को लेकर है वो दर्शकों के लिए समझनी इसलिए बहुत जरूरी है कि जो ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा, हमारे जितने संवाददाता हैं, हमारे सोर्सेस वो ये बता रहे हैं कि ये कयास पूरी तरह बकवास है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीएम बदलने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। अब केशव प्रसाद मौर्य को लेकर संगठन में भेजने की बातचीत हुई है। इसे लेकर सोर्सेस ये बता रहे हैं कि एक संभावना ये दिखाई देती है कि केशव प्रसाद मौर्य को फिर से अध्यक्ष पद की क्या जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, ऐसी चर्चाएं हैं। अब 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर तो चर्चा विशेष तौर पर होनी ही थी क्योंकि इन 10 सीटों को जीतना बीजेपी सरकार के लिए भी और संगठन के लिए भी, दोनों के मोराल को हाई करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कल की मीटिंग में बीजेपी हाईकमान ने केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी को क्लियर कट मैसेज भी दिया है। यूपी के नेताओं को पहला मैसेज तो यह दिया गया है कि बेवजह की बयानबाजी नहीं आनी चाहिए। दूसरा मैसेज आपके सामने, दूसरा मैसेज ये कि ऐसा कुछ ना हो जिससे सरकार और संगठन के तालमेल को लेकर गलत संदेश जाए। क्योंकि देखिए, हाल के दिनों में अखिलेश यादव की अगर अभी पिछले 2 दिनों की ही टिप्पणी पर आप गौर करिए तो वो सीधे सीधे सरकार और संगठन के तालमेल और गुटबाजी को लेकर है। इसलिए ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे कि ये लगे कि सरकार संगठन में तालमेल नहीं है। सभी को मिलकर उपचुनाव पर फोकस करना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट मैसेज, फिलहाल इन 10 सीटों को जीतने पर पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए क्योंकि ये 10 सीटें ही तय करेगी कि बीजेपी सरकार भी और संगठन भी कितना मजबूत है उत्तर प्रदेश में। देखिए, संगठन तो संगठन पूरे विश्व में सब लोगों को पता है, ये सबसे बड़ा संगठन है। 19 करोड़ के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बात सही कही, 19 करोड़ के कार्यकर्ता और संगठन को ही लेके, संगठन से ही सरकार बनती है, तो इसको हम लोग प्रणाम करते हैं। हम लोग तो पूरे संगठन की हमारी यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, यही पूज्य महाराज जी ने भी अपने भाषण में कहा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी भी यही कहते हैं। तो संगठन को तो हम लोग संगठन की वजह से ही खड़े हैं। भाई, बूथ पर संगठन लड़ता है, चुनाव संगठन लड़ता है, कार्यकर्ता लड़ता है। मैं अकेले तो पूरे लोकसभा में नहीं गया ना, संगठन मेरा दौड़ा। ये मेरा पूरा संगठन जो खड़ा है, जान झोंक दी है, तब हम लोग इतना इस झूठ की आंधी में ऐतिहासिक जीत निकाल के लाए। यूपी बीजेपी में मचे घमासान के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी और योगी सरकार पर तंज कसा। उनका कहना यह है कि बाई इलेक्शन में लोकसभा चुनाव से भी बेहतर रिजल्ट आएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है या हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है। ये कमजोर पड़ गए हैं। एक दूसरा जो बाई इलेक्शन है, आप सही कह रहे हैं, 2 केवल ये फैसला टला है, ये सरकार कमजोर हो गई इसलिए फैसला टाल दिया। क्या जो पहले जिन लोगों का घर उजाड़ा था, ये सरकार मजबूत होती तो इनका भी उजाड़ देती घर। तो किसने फैसला लिया था घरों को हटाने का? कौन लोग थे? क्या मुख्यमंत्री खुद थे? तो अब तो मुख्यमंत्री कह देंगे हम नहीं थे,
अधिकारी थे। सरकार खुद फैसला ले रही थी। उपचुनाव की 10 की सीटों में से कितनी सीटें जीत रही है इंडिया गठबंधन? अभी जैसा परिणाम आया उससे बेहतर परिणाम आएगा।